नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। दिसंबर की सर्द हवा पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से गुजर रही थी। समय करीबन रात के 8:30 बज रहे थे। बाहर हल्की बूंदाबांदी थी और कोहरा बिछने लगा था। हसरत हवेली के बड़े से दीवाने खास में एक निजी महफिल सजी हुई थी। कमरे में इत्र और लोबान की भीनी भीनी खुशबू थी। मैं और अमन आगे की कतार में मसनद यानी कि गोल तकियों के सहारे बैठे थे। मैंने धीरे से अमन की तरफ झुक कर कहा, अमन, सच कहूं तो इस भाग दौड़ से दूर इन शास्त्रीय संगीत की महफिलों में जो सुकून है वो कहीं और नहीं। सरोद की आवाज सीधे रूह में उतरती है। अमन ने चाय का प्याला रखते हुए जवाब दिया, बिल्कुल पिद्दू, संगीत एक गणित है और सरोद के तार उस गणित को जज्बातों में बदल देते हैं। आज हमारे संगीतकार साहब अपना मशहूर राग दरबारी छेड़ने वाले हैं। उनकी उंगलियों में जादू है। तभी महफिल में खामोशी छा गई। सफेद कुर्ते में लिपटे हुए शहर के सबसे बड़े सरोद वादक मंच पर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी, लेकिन संगीत का गुरूर कायम था। उन्होंने झुककर आदाब किया और अपना सरोद गोद में रख लिया। उस्ताद जी ने आंखें बंद की और सरोद के तारों को कसना शुरू किया। खूंटी घुमाते हुए उन्होंने पहला तार छेड़ा। आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता राग दरबारी का आलाप शुरू किया। माहौल एकदम भारी और जादवी हो गया था। लोग सांस रोके सुन रहे थे। तभी करीब 5 मिनट बाद उस्ताद जी के माथे पर पसीना चमकने लगा। उनके हाथ कांपे। अचानक सरोद का एक तार टूट गया। उस्ताद जी के मुंह से एक सिसकी निकली। उन्होंने अपने बाएं हाथ की तर्जनी को देखा। वहां खून की एक छोटी सी बूंद उभर आई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस्ताद जी का शरीर मंच पर एक तरफ लुढ़क गया था। सरोद उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं हड़बड़ा कर उठा और मैंने अमन से कहा, अमन, ये उस्ताद जी को आखिर हो क्या गया है? तभी अमन तेजी से मंच की तरफ लपका। उसने उस्ताद जी की नब्ज टटोली। अमन का चेहरा सख्त हो गया। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और कहा, पिद्दू, हवेली के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दो। किसी को भी बाहर मत जाने देना। उस्ताद जी अब नहीं रहे। ये बात सुनते ही पूरी महफिल में चीख पुकार मच गई। आधे घंटे के अंदर पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर राठी अपनी टीम के साथ भारी बूटों की आवाज करते हुए अंदर दाखिल हुए। राठी जी ने कमरे का मुआयना किया और फिर अमन को देखकर हल्का सा सिर हिलाया। पिछले केस के बाद से वो अमन की बहुत इज्जत करने लगे थे। राठी लाश के पास झुकते हुए बोले, अमन, क्या लगता है, हार्ट अटैक या उस्ताद जी को किसी पुरानी बीमारी ने पकड़ लिया? अमन ने सरोद की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद कातिल यही चाहता था कि हम ऐसा ही सोचे राठी जी, लेकिन ये एक कत्ल है। अमन ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और बहुत ही सावधानी से सरोद को उठाया। उसने उस टूटे हुए तार और खूंटी यानी कि ट्यूनिंग पेग की तरफ इशारा किया। बोला, यहाँ देखिए, इस तार के किनारे पर एक बहुत ही बारीक सुई लगी है जिस पर कुछ चिपचिपा सा तरल है। उस्ताद जी जैसे ही सरोद के तार कस रहे थे, ये सुई उनकी उंगली में चुभ गई। खून में मिलते ही 2 मिनट के अंदर मौत। ये कोई बहुत तेज जहर है। ये सुनते ही राठी जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने हवलदार को फॉरेंसिक टीम बुलाने का इशारा किया। राठी जी आगे बोले, सरोद को महफिल से पहले किसने छुआ था? कौन कौन गया था ग्रीन रूम में? मैंने अपनी डायरी निकाली और बोला, राठी जी, मैंने अभी हवेली के मुनीम से बात की है।
उस्ताद जी का सरोद पिछले 2 घंटे से पीछे ग्रीन रूम में रखा था और उस कमरे में जाने की इजाज़त सिर्फ 3 लोगों को थी। अमन ने अपनी हैट उतारी और उन 3 लोगों की तरफ देखा जो कोने में डरे हुए खड़े थे। पहला, शागिर्द, उस्ताद जी का सबसे पुराना और वफादार शिष्य। वो हमेशा उनका सरोद उठाता था और आज भी ग्रीन रूम से सरोद वही लेकर आया था। दूसरा, उनकी बीवी बेगम हुस्ना, जो कि उनकी दूसरी बीवी थी और उस्ताद जी की जवान बेगम भी थी। हवेली के नौकरों के मुताबिक उस्ताद जी और उनके बीच जायदाद को लेकर आज दोपहर ही बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था। और साथ ही साथ पंडित रमन, प्रतिद्वंदी, शहर के दूसरे सबसे बड़े सितार वादक। उस्ताद जी से उनकी पुरानी दुश्मनी थी, पर आज वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने मेहमान बनकर आए थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले वो उस्ताद जी से मिलने उनके ग्रीन रूम में भी गए थे। अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राठी जी, कातिल इन तीनों में से ही कोई एक हो सकता है। उसने जहर इतनी सफाई से लगाया था कि उस्ताद जी को लगा बस तार चुभा है। इसके बाद अमन मेरे पास आकर खड़ा हुआ और बोला, पिद्दू, आज हमें सिर्फ सुराग नहीं, इस हवेली के अंदर छिपे हुए सुरों को भी पढ़ना होगा। झूठ की आवाज हमेशा बेसरी होती है। इंस्पेक्टर राठी ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तीनों के पास मौका भी था और वजह भी, पर जहर सुई पर लगाना ये किसी बहुत ही शातिर दिमाग का काम है। राठी जी ने हवलदार को आवाज दी, हवलदार, इन तीनों को अलग अलग कमरों में बिठाओ, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। राठी जी ने पलटकर अमन को देखा और बोला, तो जासूस साहब, सबसे पहले किसका झूठ पकड़ना है हमें? हवेली का माहौल अब किसी मातम के घर जैसा नहीं, बल्कि एक पिंजरे जैसा लग रहा था। हवेली के एक बड़ी शाही कमरे में बेगम हुस्ना को बिठाया गया था। समय करीबन रात के 10 बज रहे थे। बाहर बारिश की तेज होती आवाज और पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाजें आ रही थी। मैं, अमन और राठी जी कमरे में दाखिल होते हैं। बेगम हुस्ना एक मखमली सोफे पर बैठी थी। उनकी उम्र उस्ताद सिकंदर के जैसी काफ़ी कम थी। उन्होंने काले रंग का कीमती सिफॉन का सूट पहना हुआ था और उनके हाथों में भारी सोने की चूड़ियाँ थीं। उनके चेहरे पर दुख कम और एक अजीब सी घबराहट या शायद गुस्सा ज़्यादा था। उनकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं थी। राठी साहब ने कड़क आवाज में कहा, बेगम साहिबा, आपके शौहर का अभी अभी कत्ल हुआ है और आप यहाँ ऐसे इत्मीनान से बैठी हैं जैसे किसी महफिल के खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। बेगम हुस्ना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राठी जी को घूरा और बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई झूठा नाटक नहीं कर सकती। मेरे और उस्ताद जी के बीच जो रिश्ता था वो इस हवेली की दीवारों की तरह अंदर से खोखला हो चुका था। वो अपने सरोद से प्यार करते थे और मुझे अपनी आज़ादी से प्यार था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका कत्ल कर दूंगी। अमन, जो अब तक खामोश खड़ा कमरे की महंगी पेंटिंग्स देख रहा था, अचानक पलटा और बेगम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, रिश्ते खोखले जरूर थे बेगम साहिबा, लेकिन तिजोरी अभी भी भरी हुई थी। आज दोपहर को हवेली के नौकरों ने आपकी और उस्ताद जी की बहुत तेज आवाजें सुनी थी। बात क्या थी? वसीयत? बेगम हुस्ना के चेहरे का रंग हल्का सा उड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और बोला, हाँ, वसीयत। वो पागल हो गए थे। बुढ़ापे में उनका दिमाग खराब हो गया था। वो इस करोड़ों की हवेली और अपनी सारी दौलत एक संगीत ट्रस्ट के नाम करने वाले थे और अपने वो बेशकीमती सरोद और साज वो उस 2 कौड़ी के शागिर्द जफर को सौंपने जा रहे थे।
मेरे लिए उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी पेंशन छोड़ी थी। क्या मैं इस हवेली की मालकिन नहीं हूँ? मेरा हक नहीं बनता? तभी राठी साहब बोले, और इसी हक को पाने के लिए आपने उन्हें रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वसीयत पर कल सुबह दस्तखत होने वाले थे। अगर वो आज रात ही मर गए तो कानूनन सारी जायदाद आपकी हो जाएगी। मोटिव तो एकदम ही साफ है। बेगम हुस्ना गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, बकवास। मैंने उन्हें नहीं मारा। हाँ, मैं चाहती थी कि वो वसीयत ना बनाए, लेकिन कत्ल, मैं कत्ल नहीं कर सकती। तभी अमन अपनी हैट मेज पर रखते हुए बोला, महफिल शुरू होने से ठीक 20 मिनट पहले आप ग्रीन रूम में गई थी, जहां उस्ताद जी का सरोद रखा था। आप वहां क्या करने गई थी? बेगम हुस्ना थोड़ा सा हकलाई, बोली, मैं उन्हें आखिरी बार समझाने गई थी। मैंने कहा था कि अगर उन्होंने वसीयत बदली तो मैं हवेली छोड़कर चली जाऊंगी और उन्हें कोर्ट में घसीटूंगी। हम दोनों के बीच बहस हुई। वो गुस्से में बाहर निकल गए। मैं वहाँ 5 मिनट और रुकी रोने के लिए, और फिर मैं भी वहाँ से चली गई। अमन तेज नज़र से घूरते हुए बोला, और उन 5 मिनटों में आपने सरोद के तार की खूंटी पर जहर से बुझी हुई वो बारीक सुई लगा दी, ताकि जब वो महफिल में अपना सरोद कसे तो सुई उन्हें चुभ जाए। बेगम हुस्ना चीखते हुए बोली, नहीं, मैं उस मनहूस सरोद के पास भी नहीं गई। आप मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? तभी मुझे लगा कि बेगम हुस्ना ही असली कातिल है, लेकिन अमन अचानक मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और बेगम हुस्ना के हाथों की तरफ इशारा किया। अमन बोला, राठी जी, बेगम हुस्ना सच कह रही हैं। इन्होंने कत्ल नहीं किया। ये सुनते ही मैं और राठी जी दोनों लोग चौंक गए। तभी राठी बोले, क्या कह रहे हो अमन? सारे सबूत तो। तभी अमन ने राठी को टोकते हुए कहा, राठी जी, जहर एक बहुत ही बारीक माइक्रो नीडल पर लगाया गया था। उस सुई को सरोद के तार के बीच फंसाने के लिए बेहद स्थिर हाथों और बहुत ही बारीक काम की ज़रूरत थी। अब बेगम साहिबा के हाथों को देखिए। मैंने ध्यान से देखा। बेगम हुस्ना के नाखून बहुत लंबे थे और उन पर बहुत ही खूबसूरत, महंगी और ताज़ा नेल आर्ट की गई थी। उन पर छोटे छोटे मोती भी चिपके हुए थे। अमन बोला, इतने लंबे और सजे हुए नाखूनों के साथ बिना अपना मैनिक्योर खराब किए उस सुई को तार में फंसाना नामुमकिन है। दूसरी बात, बेगम साहिबा ने भारी रेशमी कपड़े और ढेर सारे गहने पहने हैं। अगर वो झुककर सरोद के साथ छेड़छाड़ करती तो सरोद के तारों से आवाज़ ज़रूर आती, या उनके कपड़ों का कोई रेशा वहां ज़रूर फंस जाता। कातिल ऐसा इंसान है जिसके हाथों में सरोद को छूने की आदत है, जो जानता है कि किस तार को कैसे पकड़ना है। ये सुनते ही बेगम हुस्ना ने राहत की सांस ली और धम से सोफे पर बैठ गई। खुद और बोली, खुदा का शुक्र है कि यहाँ कोई तो समझदार है। अमन कड़क आवाज में बोला, शुक्र मत मनाइए बेगम साहिबा, आपने कत्ल नहीं किया, लेकिन कातिल को आप जानती जरूर हैं। जब आप ग्रीन रूम में रो रही थी तब वहां कोई और भी आया था। कौन था वो? ये सुनते ही बेगम हुस्ना डर गई। उन्होंने होंठ चबाए और नीचे देखते हुए कहा, मैं जब रो रही थी तब दरवाजे के बाहर कदमों की आहट हुई। मैंने देखा जफर वहां खड़ा था, उस्ताद जी का शागिर्द। उसके हाथ में उस्ताद जी के सरोद का कवर था। मुझे देखकर वो छिप गया था। राठी जी ने अपनी डायरी में जफर का नाम जोर से अंडरलाइन किया और बोले, जफर, वो लड़का जो उस्ताद जी की परछाई बनकर रहता था, क्या वो अपने ही गुरु की जान ले सकता है? अमन ने अपनी टोपी उठाई और वापस पहनते हुए बोला, इंसान की परछाई अक्सर उसी के खिलाफ सबसे गहरी साजिश रचती है राठी जी। वसीयत में सरोद और नाम भले ही जफर को मिल रहा था, लेकिन क्या पता इसके पीछे कोई और राज हो। पिद्दो,
चलो जफर साहब से मिलकर आते हैं। हम तीनों कमरे से बाहर निकले। बाहर बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। हवेली के पुराने झूमर हवा से हिल रहे थे और मुझे महसूस हो रहा था कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना आखिर है नहीं। अब समय करीबन रात के 10:15 हो रहे थे। हम टहलते टहलते हवेली की लाइब्रेरी में पहुंचे। लाइब्रेरी में पुरानी किताबों और सीलन की महक थी। इंस्पेक्टर राठी और अमन ने जफर को यहाँ बुलवा लिया था। जफर की उम्र करीब 25 साल होगी। उसने एक साधारण सा कुर्ता पैजामा पहना था और उसके हाथों में अभी भी उस्ताद जी के सरोद का खाली कवर था। वो उसे ऐसे सीने से लगाए हुए था जैसे कोई अपने बच्चे को गले लगाता है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। राठी ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, रोने का नाटक बंद कर जफर। बेगम हुस्ना ने तुझे ग्रीन रूम के बाहर छिपते हुए देखा था। तू ही वो आखिरी इंसान था जो उस्ताद जी के सरोद के पास था। सच सच बता, सुई तूने ही लगाई थी ना? ये सुनते ही जफर बुरी तरह कांपने लगा। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए कहा, नहीं हुजूर, मैं अपने उस्ताद, अपने खुदा के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे सड़क से उठाकर ये तालीम दी है। मेरे लिए तो उनका सरोद ही मेरी इबादत है। अमन कुर्सी पर बैठते हुए बोला, इबादत और लालच के बीच का फासला बहुत ही कम होता है। हमें पता है कि उस्ताद अपनी सारी दौलत एक ट्रस्ट के नाम और अपना बेशकीमती सरोद तुम्हारे नाम करने वाले थे। शायद तुम्हें लगा हो कि बुढ़ा अपना इरादा ना बदल दे, इसलिए तुमने खेल ही खत्म कर दिया। जफर ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी सच्चाई थी। वो बोला, बाबूजी, मुझे दौलत से कोई मतलब नहीं, और रही बात इस सरोद की, तो उस्ताद जी इसे मुझे नहीं किसी और को देना चाहते थे। मैं ग्रीन रूम के बाहर छिप नहीं रहा था, मैं तो पहरा दे रहा था। मैं और राठी जी ये सुनते ही चौंक गए। राठी बोले, पहरा? किससे? और वो सरोद किसे मिलने वाला था? जफर ने गहरी सांस ली और बोला, उस्ताद दी पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। उन्हें लगने लगा था कि हवेली में कोई उनके सरोद को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने ये बात मुझसे कही कि जफर, महफिल से पहले मेरे साज पर नज़र रखना। जब बेगम साहिबा गुस्से में ग्रीन रूम से बाहर निकली तो मैं अंदर गया। मैंने सरोद को देखा, वो बिल्कुल ठीक था। मैंने उसे नहीं छुआ। अमन बोला, अगर तुमने सरोद को नहीं छुआ तो फिर सुई किसने लगाई? बेगम साहिबा के जाने और उस्ताद जी के आने के बीच क्या कोई और भी वहां था? जफर ने कुछ याद करने की कोशिश की। उसने अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ा और बोला, अंदर तो कोई नहीं गया साहब, लेकिन जब मैं ग्रीन रूम के बाहर खड़ा था तो मैंने सिर्फ रशीद भाई को वहां से गुजरते हुए देखा था। अमन बोला, रशीद? अब ये रशीद कौन है? जफर बोला, वो उस्ताद जी का नया ड्राइवर है, करीब 6 महीने पहले ही काम पर आया था। बहुत सीधा और खामोश इंसान है। वो उस्ताद जी की दवाइयाँ और चाय लेकर आया था। उसने मुझे ग्रीन रूम के बाहर खड़ा देखा तो मुझे चाय का कप पकड़ा दिया और कहा कि उस्ताद जी गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं, वो देने जा रहा है। उसके अलावा मैंने उसे गलियारे में किसी को नहीं देखा। इंस्पेक्टर राठी ने बाट को काटते हुए कहा, अरे, ड्राइवर तो चाय पानी देने आते जाते रहते हैं, उसका इस कत्ल से क्या लेना देना? तुम अपनी बात घुमाओ मत जफर। अमन ने राठी जी को रोकते हुए कहा, राठी जी, कभी कभी जो लोग नजर नहीं आते वही पूरी महफिल चला रहे होते हैं। खैर, अमन जफर के पास गया और उसने जफर के हाथों को गौर से देखा। जफर की उंगलियों के पोरों पर बहुत गहरे निशान पड़े हुए थे जो लगातार सितार या सरोद बजाने वाले के हाथों में पड़ ही जाते हैं। अमन बोला, जफर,
तुमने कहा कि सरोद किसी और को मिलने वाला था। किसे? जफर ने सिर झुका लिया और बोला, उस्ताद जी की पहली बेगम का इंतकाल बहुत साल पहले हो गया था। उनका एक बेटा भी था जिसे उस्ताद जी ने बचपन में ही घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो संगीत से नफरत करता था। लेकिन बुढ़ापे में उस्ताद जी को उसकी बहुत याद आने लगी थी। वो अपनी वसीयत में वो सरोद और आधी हवेली उसी बेटे के नाम करने वाले थे, भले ही वो बेटा उन्हें कभी वापस न मिले। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बीवी का बेटा जो सालों से गायब है। अमन सोच में डूब गया और बोला, तो वसीयत का असली मकसद ये था? लेकिन कातिल ने उस्ताद जी को वसीयत पर दस्तखत करने से पहले मारा। इसका मतलब कातिल नहीं चाहता था कि वो दौलत उस गुमशुदा बेटे को मिले, या फिर? अमन अचानक रुका। उसकी आंखों में एक नई चमक आई। वो बोला, हराठी जी, जफर बेकसूर है। इसके हाथों को देखिए। सरोद के तार कसने की इसकी ऐसी आदत है कि अगर ये जहर भरी सुई लगाता तो इसके खुद के हाथों में वो चुभ जाती। ये काम किसी ऐसे इंसान का है जिसके हाथों में कला तो है, लेकिन वो उस सरोद से वाकिफ नहीं है। राठी जी ने अपना सिर खुजलाया और बोला, अरे यार, तो फिर बचा कौन? बेगम के नाखून पड़े हैं, जफर बेकसूर है, तो क्या वो पंडित रमन? अमन बोला, पंडित रमन शहर के दूसरे सबसे बड़े सितार वादक, उस्ताद जी के सबसे पुराने दुश्मन और आज के खास मेहमान। पंडित रमन महफिल से पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाने ग्रीन रूम गए थे। चलिए राठी जी, अब जरा उन पंडित जी के सुरों को टटोलते हैं। अमन मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते उसने मुड़कर एक आखिरी सवाल किया, जफर, वो जो ड्राइवर है रसीद, वो इस वक्त कहाँ है? जफर बोला, साहब, वो तो गैराज के पास अपने क्वार्टर में सो रहा होगा। वो महफिलों में नहीं आता। अमन ने एक हल्की सी मुस्कान दी और बाहर निकल गया। हवेली का बड़ा हॉल अब पुलिस की छावनी बन चुका था, जहां कुछ देर पहले उस्ताद जी की लाश पड़ी थी। अब वहां फर्श पर चौक से एक निशान बना दिया गया था। कमरे के एक कोने में एक भारी नक्काशीदार कुर्सी पर पंडित रमन बैठे थे। समय करीब लगभग 10:45 हो रहा था। वो शहर के सबसे बड़े मशहूर सितार वादक थे। उनके माथे पर चंदन का लेप था, रेशमी कुर्ता पहना था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव भी था। राठी जी अपने भारी जूतों की आवाज करते हुए उनके पास पहुंचे और बोले, तो पंडित जी, 20 साल पुरानी दुश्मनी निकालने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था ना? महफिल भी, उस्ताद जी की हवेली भी उनकी और मौत भी उनकी। पंडित रमन ने गुस्से से राठी जी को देखा और बोले, जबान संभाल कर बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब। उस्ताद जी मेरे दुश्मन जरूर थे, लेकिन हमारी लड़ाई सुरों की थी, हथियारों की नहीं। मैं उसे अपनी कला से हराना चाहता था, इस तरह कायरों की तरह जहर देकर नहीं। अमन पंडित जी के सामने कुर्सी खींचते हुए बोला, लेकिन आज आप हारने वाले थे पंडित जी। हमने सुना है कि आज की महफिल के बाद उस्ताद जी को वो राष्ट्रीय सम्मान मिलने वाला था, जिसके लिए आप दोनों सालों से लड़ रहे थे। और महफिल शुरू होने से ठीक पहले आप उनसे मिलने ग्रीन रूम गए थे, क्यों? पंडित रमन के माथे पर पसीना चमकने लगा। वो बोले, हाँ, मैं गया था, लेकिन उन्हें मारने नहीं, बल्कि उनका वो घमंड तोड़ने। मैं उन्हें ये बताने गया था कि उनकी उंगलियां अब बूढ़ी हो चुकी हैं, आज वो राग दरबारी नहीं बजा पाएंगे। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो कमरा खाली था, उस्ताद जी वहां थे ही नहीं। राठी मुस्कुराते हुए बोला, उस्ताद जी नहीं थे, लेकिन उनका सरोद तो था। आपने मौका देखा और खूंटी पर जहर की सुई लगा दी। आपको तो तारों की अच्छी समझ है। तभी अमन ने अचानक से पंडित रमन का दाहिना हाथ पकड़ लिया और बोला, सितार बजाने के लिए आप लोग अपनी तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर में एक तार का छल्ला पहनते हैं ना, जिसे
मिज़राब कहते हैं। पंडित रमन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अमन की पकड़ मजबूत थी। अमन बोला, राठी जी, पंडित रमन की उंगली को देखिए, यहाँ मिज़राब पहनने का गहरा निशान है। जफर की तरह इनके हाथ मुलायम नहीं हैं। अगर पंडित जी वो जहरीली सुई सरोद के तार में फंसाते तो वो सुई इनकी उंगली में नहीं चुभती, क्योंकि इनकी उंगली पर मिज़राब का सख्त आवरण है। ये वो काम आसानी से कर सकते थे। इंस्पेक्टर राठी उत्साह में ताली बजाते हुए बोले, बस मिल गया कातिल। बेगम के नाखून बड़े थे। जफर को सुई चुभ सकती थी, लेकिन पंडित जी के पास वो मिज़राब वाला डिफेंस है। हवलदार, पंडित रमन को हथकड़ी लगाओ। हवलदार हथकड़ी लेकर आगे बढ़ा। पंडित रमन घबरा कर खड़े हो गए और चीखते हुए बोले, नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैंने सरोद को हाथ तक नहीं लगाया। जब मैं ग्रीन रूम में वापस लौट रहा था तब मैंने किसी को अंदर जाते देखा था। वो जरूर उसी का काम होगा। अमन ने हाथ उठाकर राठी जी को रुकने का इशारा किया और बोला, किसे देखा था आपने पंडित जी? पंडित जी हाँफते हुए बोले, अरे वो जो हवेली का ड्राइवर है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, रशीद। मैंने उसे ग्रीन रूम के गलियारे में देखा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी और वो बहुत अजीब तरीके से छिपकर चल रहा था, जैसे कोई चोरी करने जा रहा हो। वो बेग साहब का आदमी है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। राठी जी अपना माथा पीटते हुए बोले, अरे यार, फिर से वही ड्राइवर। बेगम ने भी उसे नहीं देखा, पर जफर और पंडित जी दोनों उसी का नाम ले रहे हैं। मुझे तो लगता है पंडित जी खुद को बचाने के लिए उस बेचारी गरीब नौकर पर इल्जाम लगा रहे हैं। अमन एकदम शांत खड़ा था। उसका दिमाग किसी तेज कंप्यूटर की तरह दौड़ रहा था। वो धीमी आवाज में खुद से बात करते हुए बोला, जफर ने कहा कि रशीद चाय लेकर आया था, जबकि कमरा खाली था। और पंडित रमन कह रहे हैं कि वो छिपकर चल रहा था। एक मामूली ड्राइवर जो महफिलों से दूर गैराज में रहता है, वो महफिल वाले दिन ग्रीन रूम के आसपास क्या कर रहा था? राठी बोले, अरे अमन, वो नौकर है, चाय पानी देना उसका काम है। तुम इस पंडित की बातों में मत आओ, ये बहुत शातिर है। अमन हैट पहनते हुए बोला, राठी जी, कातिल बहुत शातिर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पंडित रमन नहीं है। अगर पंडित जी कातिल होते तो वो सुई ऐसे लगाते कि किसी को शक ना हो, लेकिन यहाँ तो सुई लगाने के लिए बहुत ज़्यादा संगीत की समझ और नफरत चाहिए। अमन मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बोला, राठी जी, पंडित जी को अभी यहीं रोक कर रखिए। पिद्दू, छाता उठाओ। गैराज का रास्ता बाहर बगीचे से होकर जाता है। इंस्पेक्टर राठी ने कहा, कहाँ जा रहे हो इतनी बारिश में? अमन ने कहा, एक मामूली से ड्राइवर से मिलने, जो शायद इतना मामूली नहीं है। मुझे उसकी आंखों में उस्ताद जी की मौत का जवाब दिखाई दे रहा है। हम दोनों हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। रात का अंधेरा और बारिश का तूफान डरावना था। दूर गैराज के पास एक छोटे से क्वार्टर में पीली बत्ती जल रही थी। मैंने छाता संभालते हुए कहा, अमन, क्या सच में एक ड्राइवर इतनी बड़ी साजिश रच सकता है? वो तो उस्ताद जी की गाड़ी चलाता है, वो आखिर उन्हें जहर क्यों देगा? अमन रफ्तार बढ़ाते हुए बोला, गाड़ी चलाने वाले अक्सर वो रास्ते जानते हैं जो महलों में रहने वालों को नहीं पता होते। जफर ने क्या कहा था? उस्ताद जी की पहली बीवी का बेटा, जो संगीत से नफरत करता था और सालों से गायब था। मैं अचानक वहीं रुक गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब वो बेटा? अमन ने कहा, हाँ पिद्दू, मुझे पूरा यकीन है कि वो गुमशुदा बेटा और कोई नहीं, यही ड्राइवर रशीद है। और आज रात ये उसका आखिरी राग था। थोड़ी देर बाद हम दोनों रशीद के क्वार्टर के दरवाजे के सामने पहुंच गए। अंदर एकदम सन्नाटा था। अमन ने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई। कमरा बहुत छोटा और सादा था। एक लोहे का पलंग, एक छोटी सी अलमारी और मेज पर एक सूटकेस रखा था जो आधा पैक था।
यानी रशीद यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। अमन ने टॉर्च की रोशनी मेज पर रखी एक पुरानी धुंधली तस्वीर पर डाली। तस्वीर में एक औरत थी जिसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा रो रहा था, लेकिन औरत की नजरें कहीं दूर देख रही थी। अमन ने तस्वीर उठाई और कहा, तो ये हैं उस्ताद की पहली बेगम और उनका वो बेटा जिसे इस हवेली से निकाल दिया गया था क्योंकि उस बच्चे को संगीत से नफरत थी। तभी अंधेरे कोने से एक भारी और शांत आवाज आई। उसे संगीत से नफरत नहीं थी जासूस साहब, उसे उस साज से नफरत थी जिसने उसकी माँ की जान ले ली। मैंने टॉर्च उस कोने में घुमाई। रोशनी एक आदमी पर पड़ी। वही था रशीद। साधारण से कपड़े, बिखरे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सा सुकून। उसके चेहरे पर ना पकड़े जाने का डर था, ना भागने की जल्दी। वो बस अपनी जगह पर शांति से बैठा था। अमन रशीद के सामने जाते हुए बोला, तो तुम भाग क्यों रहे हो शहजादे? हवेली तो अब तुम्हारी है, वसीयत तुम्हारे नाम ही होने वाली थी। रशीद ने एक सूखी सी हंसी हंसी। वो बोला, हवेली, दौलत, मुझे उस आदमी की एक पाई नहीं चाहिए। मैं यहाँ उसका ड्राइवर बनकर सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं उसे उसी चीज के हाथों मरता हुआ देख सकूं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसका सरोद। रसीद खड़ा हुआ और हमारी तरफ बढ़ा। बोला, मेरी माँ जब टीवी से तड़प रही थी तब वो आदमी महफिलों में वाह वाही लूट रहा था। जब मेरी माँ ने आखिरी सांस ली तब वो उसी ग्रीन रूम में अपने सरोद के तार कस रहा था। उसने मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए सुर ही सब कुछ थे, रिश्ते नहीं। अमन की आंखें सिकुड़ गईं। वो बोला, इसलिए तुमने तय किया कि जिस सरोद ने तुम्हारी माँ की जान ली वही सरोद उसकी जान लेगा। बहुत ही काव्यात्मक इंतकाम है। पर मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, लेकिन रशीद, बेगम के नाखून बड़े थे, जफर के हाथ मुलायम थे और पंडित जी के पास मिजराब था। तुमने वो जहरीली सुई उस तार में फंसाई तो फंसाई कैसे? तुम्हारे हाथ में तो कोई सख्त निशान भी नहीं है। अमन ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने रसीद की सूटकेस के पास रखे एक मोटे चमड़े के दस्ताने को उठाया और बोला, ड्राइविंग ग्लव्स पिद्दू। रशीद ने सुई लगाते वक्त ये मोटे चमड़े के दस्ताने पहने थे। इससे ना तो सुई इसके हाथ में चुभी और ना ही सरोद पर इसके उंगलियों के कोई निशान आए। जब बेगम हुस्ना रोते हुए बाहर निकली तो रशीद चाय देने के बहाने अंदर गया। कमरा खाली था। उसने दस्ताने पहने, सुई को बहुत बारीकी से खूंटी के पास फंसाया और चुपचाप बाहर आ गया। जफर ने उसे देखा, पर उसे लगा रशीद सिर्फ एक नौकर है। ये सब सुनने के बाद रशीद ने एक ताली बजाई, धीमी लेकिन गूंजती हुई ताली, और बोला, कमाल है जासूस, तुमने उस आदमी के सुरों से ज़्यादा तेज मेरा दिमाग पढ़ लिया। हाँ, मैंने ही मारा है उसे और मुझे कोई पछतावा भी नहीं है। तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजी। इंस्पेक्टर राठी अपनी टीम के साथ गैराज की तरफ आ रहे थे। शायद उन्हें खबर लग गई थी कि हम यहीं हैं। अमन गंभीर होकर बोला, रशीद, तुमने कहा कि तुम यहाँ इंतकाम लेने आए थे, लेकिन एक बात तुमने सोची? उस्ताद जी तुम्हें ही अपना वारिस क्यों बना रहे थे? रशीद का चेहरा तमतमा गया। वो बोला, क्योंकि उसे बुढ़ापे में मौत का डर सता रहा था। उसे लगा वो दौलत देकर अपना गुनाह धो लेगा। वो बोला, नहीं रशीद, जफर ने बताया था कि उस्ताद जी वो शरोत तुम्हें देने वाले थे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उनका असली सुर उनके साज में नहीं, उनके बेटे में था, जिसे उन्होंने खो दिया। वो सरोद तुम्हें देकर वो दुनिया को बताना चाहते थे कि उन्होंने अपने सास को हमेशा के लिए त्याग दिया है, तुम्हारी माँ की खातिर। रशीद ये सुनकर एकदम सुन्न पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपती आवाज में बोला, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। वो सिर्फ अपने सरोद से प्यार करता था। अमन रशीद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अगर ऐसा होता तो वो अपना सरोद जफर को देता, तुम्हें नहीं। तुमने अपने बाप को नहीं मारा रशीद,
तुमने उस एक इंसान को मार दिया जो आखिरकार तुम्हारी माँ के सामने झुकने को तैयार था। ये सुनकर रशीद धम से जमीन पर बैठ गया। उसके हाथों से वो पुरानी तस्वीर छूटकर गिर गई। वो दहाड़ मारकर रोने लगा। 5 मिनट पहले जो कातिल सीना तान कर खड़ा था, वो अब एक टूटा हुआ बच्चा बन चुका था, जिसे अपनी ही गलती का एहसास हो गया था। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। इंस्पेक्टर राठी अपनी पिस्तौल ताने अंदर घुसे। वो बोले, अमन, क्या यही वो कातिल है? अमन ने रशीद की तरफ देखा, जो जमीन पर बैठकर अपने पिता और माँ की याद में फूट फूट कर रो रहा था। उसने कहा, हाँ राठी जी, कातिल यही है, लेकिन इसे हथकड़ी की जरूरत नहीं है। ये अपनी सजा खुद भुगत रहा है। रात का तूफान अब थम चुका था। दिल्ली की सुबह में कोहरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। इंस्पेक्टर राठी के हवलदार रशीद को हथकड़ी पहनाकर जीप की तरफ ले जा रहे थे। रशीद ने रात भर में जैसे अपनी आधी उम्र खो दी थी। वो अब एक खूंखार कातिल नहीं, बल्कि एक ऐसा बेटा लग रहा था जिसने गुस्से में अपना ही घर जला दिया हो। राठी अमन के पास गया और बोला, मान गए तुम्हें अमन? हम तो बेगम, शागिर्द और उस पंडित में ही उलझ कर रह गए थे। तुमने उस साये को पकड़ लिया जिस पर किसी की नज़र ही नहीं थी। अमन चाय पीते हुए बोला, राठी जी, कातिल कभी वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है। कातिल वो होता है जो उस शोर का फ़ायदा उठाकर खामोशी से अपना काम कर जाए। रशीद ने उस्ताद जी के अपनों की नफरत का फ़ायदा उठाया ताकि शक उन पर जाए। रशीद जीप में बैठने से पहले मुड़ा। उसने हवेली की ऊंची बालकनी की तरफ देखा। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। शायद उसे समझ आ गया था कि उसने सिर्फ अपने बाप को नहीं, बल्कि उस आखिरी उम्मीद को भी मार दिया था जो उसकी माँ को इंसाफ दिला सकती थी। जीप स्टार्ट हुई और रशीद हमेशा के लिए उस हवेली से दूर चला गया। मैं और अमन आखिरी बार हवेली के दीवाने खास में गए। वहाँ का नज़ारा अब बिल्कुल बदल चुका था। बेगम हुस्ना फ़ोन पर अपने वकीलों से बात कर रही थी। अब चूंकि रशीद यानी कि असली वारिस जेल जा चुका था, तो आधी से ज़्यादा जायदाद बेगम की हो गई थी। उनके चेहरे पर अब कोई दुख नहीं, सिर्फ लालच की जीत थी। दूसरी तरफ पंडित जी चुपचाप अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे। पंडित जी अमन के पास आए और रुके। अमन से कहा, शुक्रिया अमन जी, अगर आप ना होते तो मैं शायद अपने ही सुरों के जाल में फंस जाता। आज समझ आया, सबसे बड़ा दुश्मन सामने वाला नहीं, हमारे अंदर का अहंकार होता है। अमन ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया। पंडित जी ने सिर झुकाया और हवेली से बाहर निकल गए। कमरे के ठीक बीच में, जहाँ कल रात उस्ताद जी गिरे थे, वहाँ जफर बैठा था। उसकी गोद में उस्ताद जी का सरोद था। वो वही सरोद था जिसके तार पर जहर लगा था। फॉरेंसिक टीम ने सुई निकाल ली थी, लेकिन वो टूटा हुआ तार अब भी लटक रहा था। अमन जफर के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जफर, उस्ताद जी चले गए, लेकिन उनकी तालीम तुम्हारे पास है। ये सरोद अब खामोश नहीं रहना चाहिए। जफर रोते हुए बोला, ये सरोद अब कभी नहीं बजेगा बाबूजी। इसका वो तार टूट गया है जो गुरु और शिष्य, बाप और बेटे को जोड़ता था। उस्ताद जी सुरों के पक्के थे, पर रिश्तों के कच्चे रह गए। रशीद भाई ने उन्हें नहीं मारा, उनके उस खालीपन ने उन्हें मारा है। अमन ने गहरी सांस ली और बोला, संगीत भी तो एक गणित है जफर। अगर एक तार को बहुत ज़्यादा कस दिया जाए तो वो टूट ही जाता है। उस्ताद जी ने अपनी कला को इतना कस लिया था कि उनके बाकी सारे रिश्ते टूट गए। रशीद उसी टूटे हुए रिश्ते का अंजाम था। अमन मुड़ा मुड़ा और हवेली के दरवाजे की तरफ चलने लगा। समय करीबन सुबह के 7:30 हो रहे थे। हम दोनों अपनी जीप में बैठे। मैंने इंजन स्टार्ट किया। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अब एक खंडहर जैसी लग रही थी, जिसमें दौलत तो बहुत थी, लेकिन रूह जा चुकी थी। मैंने कहा, अमन, अब तो रशीद को फांसी ही होगी। अमन डैशबोर्ड पर अपनी टोपी रखते हुए बोला, कानून उसे जो भी सजा दे पिद्दू, उसकी असली सजा वो पछतावा है जो कल रात मैंने उसकी आंखों में देखा था। वो पूरी उम्र यही सोच कर मरेगा कि अगर उसने एक दिन और इंतजार कर लिया होता तो शायद उसे उसका बाप वापस मिल जाता।
अमन ने आंखें बंद कर ली और कहा, चलो पिद्दू, दफ्तर चलते हैं। इस शहर में बहुत से बेसुरे लोग हैं जिन्हें सही रास्ते पर लाना है। जीप ने रफ्तार पकड़ी और हम पुरानी दिल्ली की उन धुंध भरी गलियों से बाहर निकल आए। पीछे छूट गई एक शापित हवेली, एक टूटा हुआ सरोद और एक ऐसा आखिरी राग जो अब कोई नहीं सुनना चाहेगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर हफ्ते 2 से 3 कहानियाँ आ जाती हैं, उन्हें भी सुनें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।